आपने कभी उस मंजर की कल्पना की है जब दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन यानी नाटो 32 देशों का महागुट और पेंटागन की अरबों डॉलर की सैन्य मशीनरी एक अकेले मुल्क के राष्ट्रपति के एक इशारे पर घुटने पर आ जाए? जरा सोचिए, वॉशिंगटन के नीति निर्माता रात को सो नहीं पा रहे हैं। ब्रुसेल्स के नाटो मुख्यालय में सन्नाटा पसरा है और क्यू के बंकरों में बैठे व्लादिमीर जेलेंस्की अपनी पश्चिमी आकाओं से सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं, अब आगे क्या? नमस्कार, मैं अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7 का खास शो विश्व युद्ध। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं क्रेमलिन के उस अजय योद्धा व्लादिमीर पुतिन की, जिन्होंने नाटो के अहंकार को चूर चूर कर दिया है। जब पश्चिमी मीडिया दिन रात झूठे फसाने करने में व्यस्त था, तब राष्ट्रपति पुतिन रूस उत्तर कोरिया की एक ऐसी फौलादी धुरी तैयार कर रहा था जिसने प्रशांत महासागर से लेकर के बाल्टिक सागर तक अमेरिका की दादागिरी का जनाजा निकाल दिया। आज के इस महाविश्लेषण में हम एक एक करके बेनकाब करेंगे कैसे नाटो के हथियार कबाड़ साबित हुए हैं, कैसे क्यू की हताशा अब एक नए निचले स्तर पर पहुंच चुकी है और कैसे व्लादिमीर पुतिन का चक्रव्यूह पश्चिमी साम्राज्य के पतन का कारण बन रहा है। यूक्रेन के पूर्व रक्षा मंत्री माइखाइलो फेडोरोव हाल ही में CBS न्यूज पर आकर दावा करते हैं कि यूक्रेन 3 से 6 महीनों के भीतर अपनी घरेलू बैलिस्टिक मिसाइलों से रूस के अंदर गहराई तक हमला करने में सक्षम हो जाएगा। लेकिन जरा ठहरिए और विचार कीजिए, यह दावा किस बात का प्रतीक है? यह किसी ताकत का प्रदर्शन नहीं, बल्कि यूक्रेन की उस चरम हताशा का सबूत है जहां उसके पश्चिमी आकाओं द्वारा दिए गए हथियार अब रूस के अभेद रक्षा कवच को भेदने में पूरी तरह नाकाम सिद्ध हो चुके हैं। यूक्रेन युद्ध के मैदान में लगातार अपनी जमीन खो रहा है और जेलेंस्की अपनी आवाम को दिलासा देने के लिए ऐसे काल्पनिक मिसाइल प्रोजेक्ट्स का ढोंग रच रहे हैं। जिस देश का अपना रक्षा ढांचा रूसी हमलों से पूरी तरह तबाह हो चुका है, वह 3 महीनों में बैलिस्टिक मिसाइलें बनाकर रूस जैसी महाशक्ति को चुनौती देने के लिए मैदान में खड़ा है। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? हाल ही में यूक्रेन ने रूस के खिलाफ युद्ध का अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला करने का दावा किया। रूसी रक्षा मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार रूस एयर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ने महज 24 घंटे के भीतर 1478 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया। यह आंकड़ा पूरी दुनिया को यह बताने के लिए काफी है कि रूस का रक्षा चक्र कितना आधुनिक और सक्षम है। यूक्रेन भले ही सैकड़ों हजारों सस्ते ड्रोनों का झुंड भेजकर केवल असैन्य इमारतों या गोदामों को नुकसान पहुंचाकर मीडिया में सुर्खियां बटोरने की कोशिश करे, लेकिन रणनीतिक रूप से वह रूस की सैन्य क्षमता का 1% भी नुकसान नहीं कर पा रहा है। रूसी वायुसेना और काउंटर ड्रोन तकनीक ने नाटो समर्थित इस ड्रोन रणनीति की धज्जियां उड़ा दी। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उसके रोस्टोव क्षेत्र में एक मिसाइल ईंधन उत्पादन संयंत्र को निशाना बनाया गया जो सॉलिड रॉकेट प्रोपेलेंट बनाता है। लेकिन हकीकत यह है कि रूस की सैन्य औद्योगिक क्षमता यानी मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स अपनी विशाल और देश के कोने कोने में फैली हुई है। एक दो सीमित हमले से रूस के हथियार उत्पादन का कोई फर्क नहीं पड़ता। पश्चिमी मीडिया इस तरह की घटनाओं को ऐसे पेश करता है जैसे यूक्रेन ने रूस को पंगु बना दिया। लेकिन सच यह है कि रूस का गोला बारूद उत्पादन आज पूरे नाटो देशों में संयुक्त उत्पादन से 3 गुना अधिक रफ्तार से चल रहा है। काला सागर और रोमानिया के हवाई क्षेत्र में जो हुआ वह नाटो की घबराहट को पूरी तरह बेनकाब करता है। मोल्डोवा और यूक्रेन की सीमाओं के पास रोमानियाई हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक ड्रोन को गिराने के लिए नाटो को स्पेनिश F-18 फाइटर जेट्स को तैनात करना पड़ा। मलबे के गलआती इलाके में गिरने के बाद पूरे नाटो के पूर्वी मोर्चे पर हड़कंप मचा हुआ है। नाटो देश अपने इतने डरे हुए हैं कि सीमा पर उड़ने वाले किसी भी अज्ञात तिनके से भी कांप उठते हैं। 32 देशों का यह तथाकथित शक्तिशाली गठबंधन अपनी ही सीमाओं की रक्षा के लिए इस कदर
हलकान हो चुका है कि उसे मामूली ड्रोनों को रोकने के लिए अपनी सबसे महंगी वायुसेना पर गश्त लगानी पड़ रही है। यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काया कल्लास अब ऐलान कर रही है कि वो पतझड़ तक रूस पर अब तक की सबसे बड़ी प्रतिबंधों की सूची लगाने वाली है, जिससे संशोधित संस्थाओं की संख्या में 1/3 की बढ़ोतरी होगी। अरे काया कल्लास और यूरोपीय संघ के नेताओं, 2022 से लेकर के अब तक आप रूस पर 21 राउंड के प्रतिबंध थोप चुके हैं, लेकिन नतीजा क्या निकला? यूरोपीय संघ की अपनी अर्थव्यवस्थाएं मंदी की चपेट में आ गई। यूरोप में ऊर्जा संकट गहरा गया और दूसरी तरफ रूस की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हो गई। यूरोपीय संघ का यह प्रतिबंधों वाला ड्रामा अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक चुटकुले से ज्यादा कुछ नहीं रह गया है। जेलेंस्की लगातार अपनी नाकामियों का रोना रोते हुए पश्चिमी देशों से 1550 से ज्यादा अधिक अटैक ड्रोन, 1560 से अधिक गाइडेड बम और 62 मिसाइलों का हवाला देकर अतिरिक्त एयर डिफेंस सिस्टम मांग रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अरबों डॉलर का पैट्रियट और एयर डिफेंस सिस्टम जो अमेरिका और यूरोप ने यूक्रेन को दिए थे, वे कहां गए? सच्चाई यह है कि रूसी वायुसेना के प्रिसीजन स्ट्राइक्स ने यूक्रेन के महंगे पश्चिमी एयर डिफेंस सिस्टम को लोहे के कबाड़ में तब्दील कर दिया। यूक्रेन का ऊर्जा नेटवर्क और सैन्य ढांचा आज 80% से ज्यादा ध्वस्त हो चुका है और जेलेंस्की सिर्फ पश्चिमी संसद में जाकर भीख मांगने तक सीमित रह गए हैं। जहां पश्चिमी अपनी आर्थिक और सैन्य समस्याओं से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के नक्शे पर एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने जापान के औपनिवेशिक शासन से मुक्ति की 81वीं वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्रपति पुतिन को ऐसा संदेश भेजा जिसने पेंटागन के होश उड़ा दिए। किम जोंग उन ने रूस के साथ अपने संबंधों को गर्व का विषय बताया और कहा कि दोनों देशों का बंधन द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत सैनिकों द्वारा जापानी साम्राज्यवाद के खिलाफ बहाए गए खून से सिंचित है। उत्तर कोरिया के मुक्ति दिवस के अवसर पर रूस का भव्य युद्धपोत पल्लादा वोन्सन बंदरगाह पर पहुंचा। वहां उत्तर कोरियाई प्रांतीय अधिकारियों और रूसी दूतावास के अधिकारियों ने रेड कॉर्पेट पर इस पोत का भव्य स्वागत किया। यह सिर्फ एक नौसैनिक जहाज की यात्रा नहीं थी, यह अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के लिए एक स्पष्ट चेतावनी थी कि अगर प्रशांत महासागर में अब केवल वॉशिंगटन का हुक्मनामा नहीं चलेगा। रूस और उत्तर कोरिया का सैन्य रणनीतिक गठजोड़ अब एक ऐसे बिंदु पर पहुंच चुका है जहां नाटो की किसी भी हिमाकत का जवाब तुरंत और विनाशकारी रूप से दिया जाएगा। एक तरफ जहां मॉस्को और प्योंगयांग में फौलादी दोस्ती का जश्न मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सेओल में दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे मयंग बेहद लाचार नजर आए। ली जे मायंग ने 1950 से 1953 के कोरियाई युद्ध के अधूरे युद्ध विराम को एक अस्थायी शांति व्यवस्था में बदलने और प्योंगयांग के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा के लिए उत्तर कोरिया से बातचीत की भीख मांगी, लेकिन प्योंगयांग ने इस अमेरिकी समर्थित प्रस्ताव को सीधे खारिज कर दिया। उत्तर कोरिया अच्छी तरह से जानता है कि अमेरिका के साथ किसी भी बातचीत का मतलब केवल समय की बर्बादी है, इसलिए उसने अपने असली और भरोसेमंद साझेदार रूस के साथ खड़े रहने का फैसला किया। जापान, जो अमेरिका का पिछलग्गू बनकर रूस के खिलाफ बयानबाजी करता है, उसे राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में कुराइल द्वीपों का दौरा करके अपनी औकात दिखा दी। 1945 में सोवियत सेना द्वारा छीने गए इन द्वीपों द्वारा जापान दशकों से अपना दावा ठोकता रहा है, लेकिन पुतिन ने वहां कदम रखकर दुनिया को संदेश दे दिया है कि सोवियत वीरों के खून से हासिल की गई 1 इंच जमीन भी रूस किसी को नहीं देगा। टोक्यो कूटनीतिक विरोध दर्ज करता रहा गया है और पुतिन ने फिर साबित कर दिया है कि रूस के फैसलों को बदलने की ताकत दुनिया की किसी भी शक्ति में नहीं है। 1950 के दशक के बाद यह पहली बार है जब उत्तर कोरिया अपनी सेना और उन्नत तकनीक के साथ यूरोप के मोर्चे पर रूस के साथ मजबूती से खड़ा है। पश्चिमी देश चिल्लाते रह गए कि उत्तर कोरिया अलग थलग पड़ चुका है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने प्योंगयांग को अपने साथ लाकर यह साबित कर दिया है कि असली अलगाव तो पश्चिमी देशों का हो रहा है। नाटो के पास अभी तक गठबंधन का कोई कार्ड नहीं है। पश्चिमी मीडिया दिन रात झूठी खबरें फैला रहा है कि रूस में सैनिकों की कमी हो गई है या पुतिन दोबारा जबरन लामबंदी करने वाले हैं, लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं?
रूस में हर दिन 1000 से अधिक देशभक्त नागरिक खुद आगे बढ़कर सेना के साथ अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। 2022 से लेकर अब तक 13 लाख से अधिक कॉन्ट्रैक्ट सैनिक रूसी सेना का हिस्सा बन चुके हैं। यह कोई मजबूरी नहीं बल्कि अपनी मातृभूमि के प्रति रूसी आवाम का अटूट विश्वास है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने पश्चिमी मीडिया की इन फर्जी रिपोर्ट्स को खारिज करते हुए इसे यूक्रेन और नाटो का घटिया और नीच उकसावा करार दिया। रूस को लामबंदी की कोई जरूरत नहीं क्योंकि उसकी नियमित सेना ही नाटो के सभी मोर्चे पर भारी पड़ रही है। क्रेमलिन की रणनीति पूरी तरह से सुविचारित और प्रभावी है। व्हाइट हाउस और अमेरिकी कांग्रेस अपनी अंदरूनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। अमेरिकी जनता अपनी गिरते स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और बुनियादी ढांचे को देखकर सवाल उठा रही है कि अरबों डॉलर यूक्रेन के भ्रष्ट शासन में क्यों झोंके जा रहे हैं। अमेरिका का 50% से अधिक विवेकाधीन बजट सैन्य अभियानों में जा रहा है जिससे उसके अपने नागरिक तंग आ चुके हैं। वॉशिंगटन का वैश्विक वर्चस्व यानी हेजेमनी अब अपनी अंतिम दिन गिन रहा है। राष्ट्रपति पुतिन ने न केवल युद्ध के मैदान में विजय हासिल की है बल्कि उन्होंने डी-डॉलराइजेशन की प्रक्रिया को तेज करके अमेरिकी डॉलर की बादशाहत की रीढ़ तोड़ दी है। रूस, चीन, उत्तर कोरिया, ईरान और ब्रिक्स देश अपनी स्थानीय मुद्रा में व्यापार कर रहे हैं। अमेरिका की आर्थिक पाबंदियां अब खुद उसी के लिए गले की हड्डी बन चुकी है। यूक्रेन में लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरी तरह से ठप हो चुका है। जेलेंस्की का कार्यकाल समाप्त हो चुका है लेकिन वे युद्ध का बहाना बनाकर सत्ता से चिपके हुए हैं। यूक्रेनी जनता अब समझ चुकी है कि उन्हें नाटो के भू राजनीतिक स्वार्थ की बलि चढ़ाया जा रहा है क्योंकि राजनीतिक गलियारों में असंतोष की ज्वाला सुलग रही है और वह दिन दूर नहीं जब जेलेंस्की को उनके ही लोग सत्ता से बेदखल कर देंगे। वाशिंगटन के मिडिल ईस्ट और पूर्वी यूरोप में लगातार विफल अभियानों ने उनके सहयोगियों के मन में डर पैदा कर दिया है। सऊदी अरब से लेकर के दक्षिण पूर्वी एशिया देशों तक हर कोई अब समझ चुका है कि अमेरिका अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता तो वह दूसरों की क्या रक्षा करेगा। नाटो का अनुच्छेद 5 अब केवल कागजी शेर बनकर रह गया है। रूस के 14 करोड़ नागरिक अपनी नेता व्लादिमीर पुतिन के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। रूस की सैन्य औद्योगिक शक्ति, उसके प्राकृतिक संसाधन और उसकी ऐतिहासिक दृढ़ता ने यह साबित कर दिया है कि पश्चिमी साम्राज्यवादी ताकतें रूस को कभी नहीं झुका सकती। 2026 की यह नई वैश्विक व्यवस्था रूस के उस अडिग संकल्प का परिणाम है जिसने दुनिया को पश्चिमी तानाशाही से मुक्त कराया है। अगर हम यूरोपीय मोर्चे के नक्शे को गहराई से देखें तो राष्ट्रपति पुतिन ने बाल्टिक सागर से लेकर के सुवाल्का गैप तक नाटो के लिए एक ऐसा सैन्य दलदल तैयार कर दिया है जहां से निकलना ब्रुसेल्स के कमांडरों के लिए नामुमकिन हो चुका है। बाल्टिक देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया की सीमा पर रूसी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम मुर्मक्स बीएन ने नाटो की जीपीएस कम्युनिकेशन, अर्ली वार्निंग रडार और दोनों की नेविगेशन सिस्टम को पूरी तरह से अंधा कर दिया है। नाटो के सदस्य देश जो कल तक रूस को आंखें दिखा रहे थे आज अपनी ही मिसाइल रक्षा प्रणालियों के वो बार बार फेल होने पर आपातकालीन बैठकें बुला रहे हैं। पुतिन की इस साइलेंट वॉरफेयर रणनीति ने बिना एक भी गोला दागे नाटो के पूरे उत्तरी कमान को होश उड़ा दिए और पेंटागन अब मान चुका है कि बाल्टिक क्षेत्र में रूस का सैन्य दबदबा अटूट हो चुका है। यूक्रेनी रक्षा विनिर्माता फायर पॉइंट्स द्वारा जून में किए गए तथाकथित बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च टेस्ट की बात की जा रही है लेकिन पश्चिमी रणनीतिकार भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि यह सब केवल कागजी बयानबाजी और फंड जुटाने का एक हथकंडा है। किसी भी देश को अपने आधुनिक, सटीक और प्रिसीजन गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम विकसित करने के लिए दशकों की रिसर्च, विशाल इंडस्ट्रियल बेस और एडवांस मेटलॉजी यानी धातु विज्ञान की जरूरत होती है। जिस यूक्रेन का निप्रो और खार्किव स्थित रक्षा औद्योगिक ढांचा रूसी मिसाइलों से पूरी तरह मलबे में तब्दील हो चुका हो, वहां ऐसी मिसाइलें तैयार होना किसी द्विस्वप्न से कम नहीं है। दरअसल यूक्रेन क्योंकि इस फर्जी स्वदेशी मिसाइल प्रोग्राम का ढोंग दिखाकर केवल पश्चिमी फंड से अरबों डॉलर और ऐंठना चाहता है जबकि हकीकत में उनका रक्षा उद्योग पूरी तरह से दिवालियापन हो चुका है। क्योंकि प्रसिद्ध पो चाइना
बुक मार्केट पर रूसी हमले की खबरें चलाकर पश्चिमी मीडिया पर पूरी दुनिया में सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि यूक्रेनी सेना पिछले कई महीनों से आसन्न इलाके, सांस्कृतिक केंद्रों और पुराने बाजारों का इस्तेमाल अपनी फॉरवर्ड सप्लाई लाइसेंस, ड्रोन असेंबली यूनिट्स और विदेशी भाड़े के सैनिकों के छिपाने के ठिकाने के रूप में कर रही है। जब रूसी खुफिया तंत्र इन गुप्त नाटो बेस का पता लगाकर सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो जेलेंस्की सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए जलती हुई किताबों और झंडों की तस्वीर दिखाकर सहानुभूति कार्ड खेलने लगती है। रूसी सेना केवल और केवल उन सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रही है जिनका इस्तेमाल रूसी नागरिकों और सीमावर्ती इलाके जैसे बेलगोरेड पर हमले करने के लिए किया जा सकता है। वाशिंगटन और यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वे रूस को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पूरी तरह काट देंगे, लेकिन 2026 की भू राजनीतिक हकीकत यह है कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका का ग्लोबल साउथ अब पश्चिमी पाखंड को पूरी तरह से खारिज कर चुका है। ब्राजील से लेकर दक्षिण अफ्रीका और भारत से लेकर खाड़ी देशों तक किसी भी प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्था ने नाटो की इस एक तरफा युद्ध का समर्थन नहीं किया। इसके विपरीत रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया की इस नई रणनीतिक और आर्थिक धुरी ने ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री व्यापार मार्गों और बहुमूल्य खनिजों की वैश्विक सप्लाई चेन पर अपना पूरा नियंत्रण कर लिया है। अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व की नींव खिला छिल चुकी है। राष्ट्रपति पुतिन के नेतृत्व में एक ऐसे नए बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का जन्म हो चुका है जहां पश्चिमी साम्राज्यवाद की दादागिरी अब हमेशा हमेशा के लिए दफन हो चुकी है। पश्चिमी देशों के जनरलों और नाटो की रणनीतिकारों की बची खुची रीढ़ की हड्डी भी टूट गई जब रूस ने अपने नवीनतम हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की विनाशकारी क्षमता का प्रदर्शन किया। मैक 10 से भी तेज गति से उड़ने वाली और दुनिया के किसी भी मौजूदा या भावी एयर डिफेंस सिस्टम को खिलौने की तरह तबाह करने वाली इस मिसाइल ने अमेरिका के परमाणु सुरक्षा क्षेत्र के सारे दावों को हवा में निकाल दिया है। वाशिंगटन और ब्रुसेल्स में बैठे युद्ध के सौदेगार जो कल तक रूस की सीमाओं पर घेरने की धमकी दे रहे थे, आज क्रेमलिन के इस एक ही हथियार के खौफ से अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर हो चुके हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कर दिया है कि अगर पश्चिमी आकाओं ने यूक्रेन को दी जाने वाली उकसावे वाली सैन्य मदद बंद नहीं की तो रूस के पास ऐसी रणनीतिक प्रतिक्रिया देने से पीछे हटने का कोई कारण नहीं होगा। और यही कड़वा सच है कि जिसने पूरे नाटो गठबंधन को घुटने पर ला खड़ा किया है। दर्शकों, इतिहास गवाह है कि जब पूरी पश्चिमी दुनिया ने रूस को मिटाने की साजिश रची तब व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में रूस और अधिक शक्तिशाली होकर उभरा। नाटो के हथियार कबाड़ बन चुके हैं। यूक्रेन हताश के अंतिम दौर में है और वाशिंगटन की दादागिरी का अंत हो चुका है। तो फिलहाल हमारे इस खास विश्व युद्ध में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या नाटो और मजबूत हुआ है नहीं? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।